चलिए बिना इधर उधर की बात किए सीधा हम स्टार्ट करेंगे। PYQs कर रहे हैं हम लोग, और ये ऑडिटर का एग्ज़ाम था, ठीक है। और आंसर की जो टिक है ना, वो आंसर की है। मैंने आपको पहले भी बताया, व्यापम गलत आंसर ले लेता है। व्यापम क्या लेता है, उससे ना आप चिंतित मत हुआ करो, और मेरे को भी चिंतित मत किया करो, सर व्यापम तो ये लिया। व्यापम बहुत सारे क्वेश्चन का, ये ऐसा एग्जाम है जिसमें मैंने बताया मैं खुद फर्स्ट रैंक लाया हूँ, और उसमें मैंने बहुत सारे आंसर पर दावापत्ती किया था। कुछ को चेंज किए, कुछ को नहीं किए, ठीक है। दावापत्ती किया हुआ मैंने। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर गलत लिए हैं, लेकिन मैं उसको सुधरवाते चलूंगा, ठीक है। क्रॉस वेरीफाई हम करते हुए चलेंगे। क्लियर। लास्ट टाइम में मुझे मालूम है कि बहुत प्रेशर है, सबको हो रहा है, सबको हो रहा है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा एमसीक्यू हो सके कर लो आप लोग। कोर्स में जितना एमसीक्यू डाल रहा हूँ ना, सबको पढ़ते चलो, और ये कोर्स यूट्यूब दोनों में डाल रहा है फिलहाल। इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी इशूड फॉर द पर्पस ऑफ, देखो इक्विटी शेयर आप लोग जो एंट्री करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन का पैसा आता है, फिर उसको शेयर कैपिटल में डाल रहे हो, फिर अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हो, अलॉटमेंट के बाद कॉल का पैसा ले रहे हो, वो सब पैसे ही तो ले रहे हो, है कैश ही तो ले रहे हो आप, कैश या बैंक ले रहे हो। तो इक्विटी शेयर को कैश या बैंक मतलब पैसा लेने के लिए किया जा सकता है। कैश कहने का तात्पर्य है वो समतुल्य है बैंक के, है ना। नगद प्राप्ति के लिए यूज कर सकते हैं। संपत्तियां क्रय करने के लिए मैं कंसिडरेशन अदर देन कैश पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया आपको? जब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग देख रहे थे, इशू ऑफ शेयर डिवेंचर सब देख रहे थे, तो कंसिडरेशन अदर देन कैश पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? या किसी का बिजनेस अपन एक्वायर कर ले रहे हैं, कोई एसेट ले परचेस कर ले रहे हैं, तो उसके लिए भी हम लोग शेयर इशू कर सकते हैं, ठीक है। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, जी बिल्कुल, हमको पैसा देना था, उसके बदले कुछ और उसको सामान दे दिए, समझ रही बात। जैसे किराना स्टोर वाला मेरे से एक बार उधारी मांगा, 5,000 रुपये, योगेन दे है क्या, दे दे, तो हम दे दिए। अब वो पैसे दे नहीं रहे, जब मांगता हूँ जाने के लिए तो अरे इस बार शक्कर ले जा, इस बार ये सामान ले जा, साबुन ले जा, ठीक है बोल। तो वैसे अपने को डिबेंचर को रिडीम करना था, उधारी लिए थे, देना है पैसा, नहीं है, उसको शेयर पकड़ा दो। ये तीनों कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड नहीं, डिविडेंड जो लाभांश है वो लाभ का हिस्सा है, लाभांश लाभ का अंश है वो, ठीक है। जो प्रॉफिट होगा उसमें से बांटना है, ये हमेशा प्रॉफिट से देना चाहिए, है ना कि शेयर इशू करके आपको। क्लियर है। तो किसमें से नहीं होगा बोल रहा है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर। ड्यू टू विच कंसेप्ट क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, देखो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट की वजह से, मुद्रा मापन की अवधारणा, हम जितने भी घटनाएं जो पैसे से रिलेटेड है सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। एम्प्लॉय ईमानदार है, चोर है, क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं। वो क्वालिटेटिव टर्म है, उसकी जो क्वालिटी है वो क्वालिटेटिव टर्म है, हम उसको नोट करते नहीं। क्यों? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के कारण, क्योंकि ये बोलता है सिर्फ जो पैसा आ गया उसी का ध्यान रखो, उसी को रिकॉर्ड करो। क्लियर है क्या? चलो 43वां क्वेश्चन देखो। 43वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेट सेल्स कैलकुलेट नेट सेल्स, नेट सेल टू बी शोन इन ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। तो निकालना है आपको। टोटल सेल बता दिया 2,10,000, ठीक है। टोटल सेल कितना बता दिया, 2,10,000। उसमें क्या क्या चीज शामिल है? क्रेडिट सेल शामिल है 65,000 का, गुड सेंड टू कंसाइनी शामिल है, सेल ऑफ ओल्ड ऑफिस इक्विपमेंट शामिल है, सेल ऑन रिटर्न बेसिस शामिल है, ये सब चीजें। अभी याद आ रहा होगा, ये तो पीवाईक्यूज है, लेकिन इससे पहले भी मैं जो आपको कोर्स में लाइन से एमसीक्यूज करा रहा हूँ ना, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5, कितना पार्ट पहुंच गया अपन, उसमें सब में आप देखोगे ये कहीं ना कहीं ये सब क्वेश्चन है। कारण क्या है, मुझे मालूम है कि देखो हर टीचर जो भी पेपर सेट कर रहा होगा ना, उसका उतना टाइम नहीं है कि खुद क्वेश्चन बनाए, वो इधर उधर से टापेगा, और पीवाईक्यूज को भी टाप देता है बहु। बहुत लाभ मिला दोस्त, बहुत लाभ मिला है। तो मैं जो टिप्स बताता हूँ ना, वो खुद व्यापम में बैठ बैठ के उतना अनुभव हो गया। पुराने जितने अभी और पीवाईक्यूज कराऊंगा कोर्स में, तो मैं सारे जितने भी छत्तीसगढ़ में एग्जाम हुए हैं सबको अभी सॉल्व करा दूंगा। हम जो गए थे, तो जो जहां से जिस सोर्स से मैं पढ़ा था, ये एग्जाम है, ये एग्जाम है। 75 क्वेश्चन में मैंने बोला जो व्यापम ने गलत लिया उसको मैं गलत नहीं मानता, उसमें बता दूंगा किस तरीके से उसने गलत लिया सर। और एक आध जो विलोपित किया होगा, उसके अलावा अकाउंट्स वाले में तो सारे आंसर सही थे मेरे। और कारण क्या था, जिस सोर्स से मैंने पढ़ा वो हूबहू आ गया, और दूसरा जो प्रीवियस एग्जाम हुए थे ना उससे हूबहू टाप दिए। तो उसमें कहीं कंसाइनमेंट का पार्ट है, ये देख रहे हो सेल और रिटर्न वाला मैं क्यों आपको क्वेश्चन कराया, इसी वजह से ही इसके कंसेप्ट क्यों बता रहा हूँ, कंसाइनमेंट का पार्टनरशिप का क्यों बता रहा हूँ, ठीक है। वो रिटायरमेंट एडमिशन गुडविल का ट्रीटमेंट, ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब क्वेश्चन है डाल देगा, आप क्लेम नहीं कर पाओगे, पार्टनरशिप तो नहीं दिया था, कंसाइनमेंट तो नहीं दिया था, ठीक है। तो समझना बात को। ये देखो क्रेडिट सेल उधार सेल, इसको समझाने की जरूरत नहीं। गुड सेंड ऑन कंसाइनी, गुड सेंड टू कंसाइनी, कंसाइनी क्या, जैसे मैं मेरे पास माल है लेकिन मैं भाई बेच नहीं पाता हूँ, मेरी सेल स्किल अच्छी नहीं है, मैं ठेकेदार पकड़ा इधर आ, बोले तो उसको माल को बिकवा के दे, कमीशन चाहिए, हाँ ले लेना, डेल क्रेडिट कमीशन है वो भी ले लेना सब। तो दूसरे ठेकेदार को पकड़ा दिए, लेकिन अभी वो बेचा नहीं है सामान को। सेल ऑफ ओल्ड ऑफिस इक्विपमेंट, बताओ ये सामान, ये तो कैपिटल नेचर का हो गया ना, ये ऑफिस इक्विपमेंट खरीदने बेचने के लिए थोड़ी था, लेकिन इसको भी सेल में इंक्लूड कर दिया है। गुड सेंड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, कल ही एक कंसेप्ट बताया था, कल ही लाइव क्लास में कंसेप्ट बताया था। ये क्या होता है सेल और रिटर्न बेसिस, मतलब
एक उदाहरण दिया था, एक बुक पब्लिकेशन वाला आया कि सर हम ये पहली बार, अब तो कॉलेज स्कूल का पढ़ाते थे, उसका बुक पब्लिश करते थे, ये पहली बार ये छत्तीसगढ़ इंडियन जीएस वाला है, एक बार अपने बच्चों को पकड़ा दो फ्री में, मैं आपको दे रहा हूँ, आपका भी नाम हो जाए। बोला ठीक है, 50 किताब छोड़ दिया उसने। वो बोला बच्चों लोग को दे दो, बस गोदागादी करने मत बोलना, पढ़ के देखने बोलना, और जब अच्छा लगेगा ना तो पैसे दे देना। तो ये होता है सेल और रिटर्न बेसिस या अप्रूवल बेसिस। अप्रूव कर दूंगा, हाँ ठीक है अच्छा लगा, अब मैं पैसे दे दे रहा हूँ। तो भाई अभी ये अप्रूव होने के बाद सेल माना जाएगा। तो टोटल सेल 2,10,000 रुपए है, इसमें मैं 65,000 को रहने देता हूँ, 25,000 को घटा दूंगा, क्योंकि अभी वो ठेकेदार के पास है, कंसाइनी के पास है, बिका नहीं है, 25,000 हटा दिए। 5,000 ये मेरा सेल नहीं है। बोले सर सेल तो लिखा है, अरे डेली माल खरीदी बिक्री वाला का नहीं है आइटम, तो 5,000 इसको घटा दिया। फिर अभी सेल और रिटर्न बेसिस, अभी ये अप्रूव नहीं हुआ, अप्रूव मानूंगा, अप्रूव होगा तब जाके इसको सेल मानूंगा। तो ये 25, 5 और 10 घटा दो, 30, 40,000 घटा दो, 2,10,000 में से 40,000 घटा दिए, 1,70,000 आंसर आपका हो गया ए। ठीक है, अभी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि ये यूट्यूब पे भी वीडियो जा रहा है, कोर्स में तो जा ही रहा है, बाजू में डिटेल दिख रहा होगा। ठीक है, कोर्स 29 रुपये में डिस्काउंट करके मिल रहा है, और टेस्ट सीरीज 349 रुपीज़ में। ठीक है, जिसमें फुल टोटल 1500 MCQs इसमें मिल जाएंगे। अब मैं और एक स्पेशल चीज बताता हूँ, SPC40 ये कूपन कोड आप अप्लाई करेंगे, जो बच्चा कोर्स लिया है टेस्ट सीरीज में अप्लाई कर सकता है, टेस्ट सीरीज वाला कोर्स में अप्लाई कर सकता है, 40% का और ऑफर मिल जाएगा। और ये 3 दिन के लिए और बढ़ा दिया, 3 दिन के लिए रखा था, अभी 3 दिन और बढ़ा दिया मैंने, तो आप इसका लाभ ले सकते हो। ठीक है, इसका लाभ आप उठा सकते हैं, क्योंकि ये कूपन कोड अगर मैं भी बताऊं तो 100 बच्चे करके, क्योंकि कई लोग परचेस किए रहते हैं, बहुत बाद में वीडियोस मिलता है। कूपन कितने लोगों ने अप्लाई किया हुआ है? 608 टाइम्स कूपन कोड यूज, 608 टाइम्स, ये 608 बार कूपन यूज हो गया। तो और इसको मैं एक्सटेंड कर दिया, 100 सोचे थे, अब 1000 तक का टारगेट रख दिया। ठीक है, क्योंकि कोर्स में जितने चीज कराऊंगा ना, बहु याद कर लेना। अब लास्ट टाइम में थ्योरी वगैरह पढ़ाने का टाइम नहीं है, एमसीक्यूज पढ़ो, उसके पीछे कंसेप्ट जान जाना। डिफरेंस क्या है बताऊं, थ्योरी और ऑब्जेक्टिव्स या एमसीक्यू सॉल्व करने में, और मेरे द्वारा बताया गया एमसीक्यू सॉल्व करने में। क्योंकि थ्योरी में आप सारे कंसेप्ट जानोगे, ओके नो डाउट, लेकिन जब मैं ऑब्जेक्टिव्स कराता हूँ, एमसीक्यू कराता हूँ, तो फिर वो कंसेप्ट बताता हूँ जो एग्जाम में आ सकता है, जिसके ऊपर एमसीक्यू बन सकते हैं। इसलिए एमसीक्यू करना कभी कभार थ्योरी पढ़ने से ज्यादा बेहतर हो जाता है, क्योंकि एमसीक्यू में कंसेप्ट तो बता ही चल रहा हूँ मैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, व्यवसाय के लिए व्यय है। योगेन साहू ने योगेन साहू क्लासेस में पैसा लगाया, तो पैसा मैं योगेन साहू के रूप से देखूं तो ठीक है, मेरा मेरा तो इन्वेस्टमेंट हो गया, लेकिन योगेन साहू के लिए वो एक लाइबिलिटी टाइप का हो गया कि नहीं हो गया, योगेन साहू क्लासेस के लिए, कि योगेन साहू को मेरे को पैसा देना है। वही मैं बैंक से पैसे लाता, योगेन साहू क्लासेस अगर बैंक से उधारी लेके आता तो उसको ब्याज देता कि नहीं देता? तो योगेन साहू को भी तो देगा, तो एक बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। समझ आई बात? चलो, नेट सेल इंक्लूड, देखो नेट सेल का फॉर्मूला होता है टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न। नेट सेल का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न। और टोटल सेल कहने का तात्पर्य इसमें कैश सेल्स भी शामिल होगा, इसमें क्रेडिट सेल भी शामिल होगा। टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल दोनों इसमें शामिल होगा। ठीक है, तो देखो नेट सेल इंक्लूड कैश सेल एंड क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन ऑफ रिवेन्यू नेचर, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपन रिवेन्यू नेचर को ऐड करते हैं, नहीं उसमें चार्ज करते हैं, बस इनकम एक्सपेंडिचर भी रिवेन्यू नेचर का होता है। ऐसी एक ठोक जैसे, लेकिन अपन कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं, तो उसमें भैया मशीन बेच दिए तो भी पैसा है लिख दिए, तो वो रिवेन्यू कैपिटल नेचर दोनों को कंसिडर करता है। बस वैसी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश के जैसा हो गया, कैश बुक जैसा हो गया। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एक पीएनएल अकाउंट टाइप का हो गया, तो ये सिर्फ और सिर्फ रिवेन्यू नेचर को ही कंसिडर करता है। ठीक है, चलो यहाँ पर और कुछ क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट वाले। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल हाउ मच शुड बी चार्ज टू पीएनएल अकाउंट एज बैड डेब्ट ड्यूरिंग द करंट ईयर। ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट एज ऑन 2021 में 24,000 रुपए का पहले से प्रोविजन है, ये प्रोविजन है 24,000। ठीक है, एक्चुअल बैड डेब्ट हो गया 20,000 रुपए। अपन प्रोविजन किस लिए बनाते हैं? ये मान के चलते कि भैया कुछ ना कुछ इतने दिन से धंधा कर रहा हूँ, बोले कुछ ना कुछ पैसा डूब जाता है, डूब गया, कितना डूब गया? 20,000 रुपए। अभी भी प्रोविजन में मेरा 4,000 रुपए रखा हुआ है, और मेरे को प्रोविजन मेंटेन करना पड़ता है। देखो, डेटर बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 80,000 रुपए है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट टू बी मेड एट 5% ऑफ टोटल डेटर, कुल देनदारों का 5% के बराबर मेरे को प्रोविजन बना के रखना है। मुझे ये लगता है कि 5% साला पैसा देते ही नहीं है, तो 80,000 का 5% कितना होगा? 80 का 5% 4,000 होगा, और वो तो पहले से मेरे पास बचा ही है। तो मेरे को और एक्स्ट्रा पैसा पीनल अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा नील। ठीक है, आंसर आ जाएगा नील। चलो, इस एग्जाम में मैं भी रिजल्ट देना चाहता हूँ। खैर ऐसा है कि देखो, हम इस फील्ड में अच्छा एक पकड़ बना चुके हैं। आप लोगों का परिवार इतना, हमारा परिवार, आपका परिवार इतना बड़ा हो चुका है, और कहीं ना कहीं सारे रिजल्ट्स में योगेन साहब क्लासेस का कहीं ना कहीं योगदान होता ही है। ठीक है, कहीं ना कहीं योगदान होता ही है।
लेकिन इस एग्जाम में बच्चों ने बहुत ज्यादा भरोसा दिखाया है, तो मेरे को भी प्रेशर रहता है। आप लोगों का मैसेज आता है, सर टेंशन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, ये परेशानी है, क्या क्या पढ़ूं समझ नहीं आ रहा इतना। ये सबको परेशानी है। आपको लग रहा है सिर्फ आपकी परेशानी है, आपको लग रहा है कि सिर्फ आपका मैसेज योगेंद्र साहब तक पहुंचता है, नहीं। तो डेली 100-150 मैसेज, एक मैं काम का ग्रुप करके बनाया हुआ हूं कि मेरे पास जो मैसेज फिल्टर होके आते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, 2,70,000 लगभग होने वाले हैं। ये काम का ग्रुप है, काम का ग्रुप करके ऐसी मैं ग्रुप बना लिया। उसमें तब्बू जो है असिस्टेंट जो है, अलग अलग जो भी असिस्टेंट डील करते हैं, वो सबका मैसेज फिल्टर करके भेजती हैं। लेकिन उसमें 1000-1100 मैसेज पेंडिंग हो गया। मैं कितने लोग का मैसेज देखूँ, सबके मैसेज वही कॉमन है, सर नहीं पढ़ पा रहा हूँ, सर ये रिवीजन नहीं कर पा रहा हूँ, सर आखिरी टाइम में क्या करूँ। मैं बोलूँ जो सबका परेशानी है ना, फिर वो परेशानी च नहीं है। जो सबके लिए परेशानी है, फिर वो परेशानी च नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो ज़्यादा ये स्ट्रेस वगैरह नहीं लेने का, सिर्फ और सिर्फ काम में ध्यान दिया करो। अच्छा मूड है तो पढ़ रहे हो, नहीं है तो नहीं पढ़ रहे हो, ये मत किया करो यार। ये सब मत किया करो, ठीक है? माइंड को ना स्टेबल रखना सीखो। टेंशन रहे नहीं रहे, पढ़ना चालू करो, ठीक है? ये जिल्लत भरी ज़िंदगी है दोस्त। ये जो बेरोज़गारी वाली ज़िंदगी है ना, मैं बता रहा हूँ, पैसा नहीं रहता जेब में, बहुत बुरा लगता है। इसको थोड़ा स्टेबल रखो और पढ़ा करो। क्या बता रहे कृष्ण अर्जुन को? यम हीना व्यथन्ते पुरुषम पुरुष सर्व, सम दुःख सुखम धीरम सौम्य तत्वाय कल्पते। सम दुःख सुखम धीरम, धीरज रखो, बोले एक जैसे रखो, व्यथित मत हो, ना सुख से ना दुख से। कोई तारीफ कर रहा है, बहुत ज्यादा उचक जा रहे हो, कोई बकवास कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है, डेली कमेंट आ रहे कोई ना कोई उठ पटांग। ऐसे में पढ़ा नहीं पाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा उतने नेगेटिव कमेंट देखूंगा तो। खुद के स्टेबल रखो और काम करो, ठीक है? ज्यादा किसी का सोचने का नहीं, सिर्फ काम पे ध्यान दो, सिर्फ पढ़ाई करो, जो होगा देखा जाएगा। अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, क्या बोलता है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, रूढ़िवादी अवधारणा? ये बोलता है एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेज। इसका एक लाइन क्या है? एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेज, यानी कि भविष्य में फायदे जो है उसको अभी से रिकॉर्ड मत करो, अभी से उसको कंसिडर मत करो। काहे? अरे तुम बिजनेस किस लिए कर रहे हो? प्रॉफिट के लिए कर रहे हो। लेकिन लॉस होना नॉर्मल चीज नहीं है। तो लॉस होता है, भविष्य में लॉस होने की संभावना है, तो अभी से उसके लिए प्रोविजन वगैरह बनाओ, बोले तो ऑल फ्यूचर लॉसेज विल बी इंक्लूडेड बट फ्यूचर गेन विल नॉट। ये कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल बोलता है। भविष्य में जितने भी लाभ होंगे उसको नहीं देखने का, लेकिन लॉस को देखने का। द बिजनेस ओनर हैज टेकन गुड्स फॉर हिज ओन यूज देन इट इज शोन इन अकाउंट। देखो, हम जो सामान खरीदते हैं वो परचेज के रूप में दिखता है, मतलब मेरा स्टॉक जो है, जो भी मेरे पास सामान है वो परचेज के रूप में दिख रहा है। मैं इसको एडवर्टाइजमेंट में डाल दिया, एडवर्टाइजमेंट कर दिया, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। ये परचेज आमतौर पे परचेज में डेबिट करता हूँ कि नहीं करता? परचेज डेबिट टू राम टू कैश जो भी है, तो मेरा ये परचेज डेबिट, लेकिन मैं इसी को दे रहा हूँ, तो मेरा परचेज क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। एडवर्टाइजमेंट के लिए दे दिया, परचेज से मेरे को घटाना पड़ेगा। मैं चैरिटी के लिए दे दिया, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, ये मेरे को परचेज से घटाना पड़ेगा। अरे मैं ड्राइंग के लिए यूज कर लिया, खुद अपने पर्सनल यूज कर लिया, सामान निकाल लिया, तो भी मेरे को परचेज से घटाना पड़ेगा, तो भी एंट्री क्या करना पड़ेगा? ड्राइंग टू कैश या परचेज। अगर जैसे पैसा निकालता तो टू कैश, सामान निकाल लिया तो टू परचेज, तो इसको भी परचेज से डिडक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? A prepayment of insurance premium will appear in the balance sheet and the insurance premium account respectively as। देखो इसका आंसर जो व्यापम ने लिया है, सी लिया। इस पे भी मैं दावापत्ती किया था, मुझे याद है, क्योंकि मैं आंसर मारा था बी, और मैं क्या सोच के मारा था भी बताता हूँ। इस व्यापम ने इसको आंसर सी लिया है, लेकिन मेरे ख्याल से एन एसेट एंड डेबिट बैलेंस होना चाहिए। समझना बात को। अब प्री पेमेंट, प्री पेमेंट मतलब प्रीपेड हो गया। ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विल अपीयर इन द बैलेंस शीट एज, जैसे मैं पहले से रेंट पटा देता तो क्या एंट्री करता बताओ? प्रीपेड रेंट टू कैश। और कहीं ना कहीं ये जो प्रीपेड है भैया, पहले से मैं पटा चुका हूं, ये मेरे लिए एसेट है कि नहीं? तो एसेट वाला मैटर तो क्लियर हो गया, लाइबिलिटी तो है ही नहीं, एसेट है, तो बी और सी में अपनी गाड़ी फंस रही है, ठीक है? लेकिन अब सोचो, जब मेरे को एक्चुअल में रेंट देने की बारी आएगी, जब मेरा रेंट ड्यू हो जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट, तो मैं अब कैश थोड़ी ना दूंगा, अब कैश नहीं दूंगा, अब क्या दूंगा? टू, इसको क्या करेंगे अपन भैया? टू प्रीपेड रेंट अकाउंट, ये करोगे, है कि नहीं? यही करोगे। तो यहां पर पूछा है, तो जो प्रीपेड है विल अपीयर इन द बैलेंस शीट एज एसेट तो हो जाएगा, एंड इन द इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, जैसे मैं इंश्योरेंस, अगर प्रीपेड रेंट की जगह इंश्योरेंस प्रीमियम कर लो, तो इंश्योरेंस प्रीमियम इसके जगह इंश्योरेंस प्रीमियम आ जाता, ठीक है? तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट में कैसे दिख रहा होता? इंश्योरेंस प्रीमियम में, जैसे प्रीपेड रेंट है, ठीक है, प्रीपेड रेंट है, तो इसमें डेबिट में दिख रहा होता कि नहीं होता? तो ये डेबिट बैलेंस दिख रहा होता, प्रीपेड रेंट की जगह प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, हाँ कि ना? इंश्योरेंस प्रीमियम में ये डेबिट बैलेंस दिख रहा होता, ना कि क्रेडिट बैलेंस। समझ आएगी बात? ठीक है, जो अपन पहले से
पेमेंट कर दिए। तो ये बस मेरे को थोड़ा कंट्रोवर्शियल लगा, अगर कहीं मैं गलत हो रहा हूँ तो आप बता सकते हो, अकाउंट्स के विद्वान तो आप लोग भी हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए, ना कि सी, क्रेडिट बैलेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये देखो रफ वर्क किया, प्रीपेड अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड रेंट अकाउंट, ठीक है। अब ये इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट में क्या दिखेगा, डेबिट दिखेगा ना, ये देखो रेंट अकाउंट डेबिट, डेबिट दिखेगा कि बैलेंस रेंट अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड रेंट, ठीक है, डेबिट बैलेंस दिखेगा, उसको ध्यान। 51वां क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल, क्या निकालने बोला है, सेल निकालने बोला है। सेल का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स का फॉर्मूला होता है आमतौर पर मैथ कैलकुलेशन में देखें या अकाउंट्स में देखें तो वही है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्ट आपको दे दिया 30,000, ज़्यादा मगजमारी करने का नहीं है, और परचेज आप प्रॉफिट दिया, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ 1,500 रुपये, तो 31,500 डायरेक्ट आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर क्या, चलो। विच सीक्वेंस ऑफ अमाउंट कॉलम ऑफ ट्रिपल कॉलम ऑफ कैश बुक इज मोर अप्रोप्रिएट। अब देखो वो व्यापम के हिसाब से अप्रोप्रिएट कि भैया कैश को पहले लोगे, बैंक कॉलम पहले लोगे कि डिस्काउंट पहले लोगे, ये व्यापम क्या बोल रहा है, सबसे बेहतरीन जो परफॉर्मा है, फॉर्मेट है, वो डिस्काउंट का कॉलम पहले रहेगा, देन कैश का, देन बैंक का। ये 3 कॉलम कैश बुक है, 3 कॉलम कैश बुक है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ठीक है, जिसमें डिस्काउंट का कॉलम रहता है, कैश का कॉलम रहता है, बैंक का कॉलम रहता है। क्लियर है क्या, ठीक है। मेरी बात मानना, अभी लास्ट टाइम में जितना हो सके एमसीक्यूज कर लो, एमसीक्यूज को टारगेट बनाओ। मैं बार बार बोलता हूँ, जैसे एक टाइगर का कोर जोन होता है भैया, कोर टेरिटरी होती है, इसको इन्हीं हाउ प्रोटेक्ट करके रखता है वो, इसके उधर गश्त मारते रहेगा कभी न कभी बीच बीच में कि कोई और दूसरा टाइगर मत आ जाए, कोई दूसरा, इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। ये आपका कोर जोन क्या है पता है, आपका कोर जोन एमसीक्यूज है जो मैं अभी करा रहा हूँ, उससे थ्योरी का जो रिवीजन तो ऑटोमेटिक हो ही जाता होगा। फिर जहां जहां पर डाउट लग जाए ना, जैसे मैं अगर आपको ट्रायल बैलेंस में कौन सा गलती पकड़ आएगा कौन सा नहीं, अब ये कंसेप्ट बताया आपको नहीं समझ आया, बाकी सब समझ आ रहा है, 20 क्वेश्चन में 19 क्वेश्चन समझ आ गया, एक क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रहा है, उस एक क्वेश्चन वाला वीडियो जाके देख लो ना, क्या दिक्कत है, एक क्वेश्चन वाला वीडियो देख करो जाके। अब मान के चलो मैं आपको ऑडिट के एमसीक्यूज कराऊंगा, अभी आज या कल का प्रोग्राम रहेगा, आज के लाइव क्लास में या कल के लाइव क्लास में प्रोग्राम रहेगा, ऑडिट का एमसीक्यूज कराऊंगा, तो भाई बाकी ऐसी जनरल पार्ट है जो ऐसे ही समझ आ जाना, डायरेक्ट याद कर लें तो उसको रट लो ना। हाँ, टैक्स ऑडिट के प्रोविजन आपको बार बार कंफ्यूज हो रहा है, साला एक साथ देख लेता हूँ, तो देख लो, उसको देख लो, वैसे आप प्रिपेयर करें। बाकी जो एमसीक्यूज वाला पार्ट है ना, उसको कोर जोन मान के उसको भाई प्रोटेक्ट करके रखें, उसको पढ़ें, रिवाइज करें, वीडियोस देखें, रिवाइज करें, पढ़ डालें जैसा भी, ठीक है, उस पर अपने को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और कुछ दिन थोड़ा शांति बनाए रखो, शांति बनाए रखो मतलब ज़्यादा किसी दूसरे से इन्वॉल्व मत हो, कोई कॉल मैसेज बातचीत नहीं, कोई रिलेटिव नहीं, कोई शादी समारोह नहीं, किसी की छठी प्रोग्राम नहीं, किसी की मरने नहीं, अपने काम पे ध्यान दिया करो यार। और बोला ये जिल्लत भरी जिंदगी है बेरोजगारी वाला, नहीं होता है कुछ। और ये क्या आपको क्या लगता है 40,000 कमा के बहुत कर लोगे कुछ, नहीं, जरूरत बस पूरी होगी। अब शादी कर लोगे, आपकी वाइफ आएगी, आपके बच्चे आएंगे, 40,000 में क्या होगा, कुछ नहीं होने का है, वो बच्चे की फीस पे नहीं होगा 40,000 आपके टाइम में, ठीक है। तो ये बेसिक है, लेकिन इसके लिए भी आपको जूझना पड़ रहा है, इसके लिए भी आपको लड़ना पड़ रहा है, तो अभी लड़ो, ठीक है। और किसी, मैं बता दूं आपको, बाहर वालों से ज्यादा जंग नहीं रहता हमारा, ये अपने ही घर परिवार के रिलेटिव लोग से ज्यादा जंग रहता है, आधा प्रेशर तो इन्हीं लोगों का है। का करत छोटू वहाँ बिलासपुर में बड़ दिन हो गए, ऐसी स्थिति आती है, अर्जुन परेशान रहते हैं, बोले कैसे लड़ू माधव, कैसे लड़ू मधुसूदन, सामने जो भी दिख रहे हैं सब मेरे अपने हैं, बोले कथम भीष्म महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन, वो बता रहे हैं भीष्म द्रोणाचार्य, हे मधुसूदन देखो साने दोनों के दोनों मेरे लिए पूजनीय है, कैसे लड़ो, बोले यही सबसे बड़ा बैरियर है, बोले सबसे बड़ा बैरियर रिलेटिव है, बोले जो तुम्हारे अगेंस्ट खड़े हुए हैं, मारो बाण, मैं देख लूंगा। बाहर वाले से जंग बाद में है, पहले अंदर वाले लोग से जंग है। कभी आप देखोगे आपके काम के लिए कॉल नहीं आएगा, 31 साल हो गए इंतजार करते करते कि मेरे काम का कुछ मेरे को कॉल आ गया होगा कि उससे मेरा भला हो गया होगा, नहीं होता है, वो सिर्फ दूसरे का काम ही हो गया, अरे योगेंद्र सर इधर फंस गया हूँ, बचा दोगे क्या, ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ लिया, अरे मैं खुद पकड़ा रहा हूँ तो 500 रुपये मैं दे के छूट रहा हूँ। कभी कॉल नहीं आएगा आपको, दूसरे के काम के लिए कॉल आएगा, आपके काम के लिए कुछ अर्जेंट रहेगा ना तो किसी न किसी माध्यम से पता चल जाएगा। ये सब अभी साइड रखना, एग्जाम रिजल्ट देना है, और अपने लिए भी करना है, हमारे लिए भी करना है, ठीक है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2 और 1, 2 और 1 में बढ़िया इन लोग शेयर कर रहे थे, जेड एडमिट हो गया 1/3 के लिए, तो इन लोगों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, तो चलो ठीक है देखते हैं। 1/3 अगर जेड रख लेगा तो एक्स और वाई के लोगों के लिए कितना बचेगा, बोले बचेगा सर 2/3, 2/3 बचेगा,
2/3 में अब अगर अलग से बताया नहीं है कि कैसे उन लोग शेयर करेंगे, तो मैं ये मान के चलता हूँ एक्स और वाई वाले लोग अपने ओल्ड रेशियो में ही शेयर करेंगे। तो 2/3 का 2/3 2/2 + 1 3, ये एक्स रखेगा यानी कि इसका 4/9 एक्स का हो गया। 2/3 का हिस्सा वाई कितना रखेगा, 1/3 रखेगा यानी कि 2/9 ये हो गया जी। और z को तो अपन 1/3 के लिए ला रहे हैं, लेकिन ये एलसीएम सेम आए करके अपन इसको 3/3 मल्टीप्लाई कर लिए तो 3/9 आ गया। तो 4/9:2/9:3/9 ये नया रेशियो है। 9 को हटा दो कॉमन, 4:3 ये आपका रेशियो है। ठीक है, क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या है मैं बताऊं, बार बार बोल रहा हूं जॉइंट वेंचर, कितना क्वेश्चन डाल दिया इसको जॉइंट वेंचर का। जॉइंट वेंचर जो है ये शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप है। कैसा है शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप, तो ये कंटिन्यूइंग बिजनेस तो होता ही नहीं है। यही पहला ही आंसर सही हो गया। फर्म का कोई एकदम स्पेसिफिक नाम नहीं है, कहाँ क्या नामकरण करोगे। ठीक है, तो जॉइंट रिस्क रहता ही है। जो 2-3 लोग आके जॉइंट वेंचर कर रहे, को वेंचर, उन लोग का अपना ही रिस्क में उठा रहे हैं ना। पार्टनरशिप फॉर लिमिटेड पर्पस, जी बिल्कुल। तो ये सारा फीचर है, कंटिन्यूइंग बिजनेस फीचर नहीं है। हिंदी मीडियम वाले लोग के लिए बाजू में है ना, ये आप देख लेना। ठीक, क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेज में पढ़ूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। इनमें से कौन सा एक बैंक समाधान विवरण के बारे में सत्य है। अभी देखो इसका व्यापम ने आंसर लिया है, इट इज अ पार्ट ऑफ कैश बुक। ये कैश बुक किस तरीके से ले लिया पता नहीं, लेकिन हम बीआरएस के बारे में क्या पढ़ रहे हैं। बीआरएस कोई अकाउंट है, लेजर है, क्या है। बीआरएस एक स्टेटमेंट है। बैंक रिकंसिलेशन इज जस्ट मेयरली अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है, एक मेमोरेंडम स्टेटमेंट है। मेमोरेंडम स्टेटमेंट है। आप चेक कर रहे हो, डिफरेंस चेक कर रहे हो। इसका आंसर ए होना चाहिए था, लेकिन इस पर व्यापम ने क्या आंसर लिया, इट इज अ पार्ट ऑफ कैश बुक। कैश बुक ले लिया, तो व्यापम क्या ले लिया उसको भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ। द रीजन फॉर, एक बार चेक भी कर लेता हूँ, ऐसे क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ। सेट ए है, सेट ए है, और सेट ए का ये क्वेश्चन नंबर है 55वां। 55वां का आंसर बी लिया है, ठीक है। बी लिया गया आंसर, लेकिन उसका आंसर ए होगा। ठीक है, सही आंसर ए होगा। द रीजन फॉर अपीयरेंस ऑफ लेस बैलेंस इन पासबुक देन कैश बुक। ये बीआरएस को तो याद कर लेना, इतने क्वेश्चन में बोल रहा हूँ। बीआरएस वीवीआईएमपी टॉपिक है, बीआरएस वीवीआईएमपी टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीआरएस क्या है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। किसके बीच, हम कैश और बैंक के बीच का डिफरेंस नहीं देखते, ध्यान रखना। कैश और बैंक के बीच नहीं, कैश बुक के बैंक कॉलम और बैंक के पासबुक का डिफरेंस बीआरएस में देखा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब समझना, मेरे कैश बुक में 10,000 रुपये दिखा रहा है, बैंक में भी 10,000 रुपये बैलेंस दिखा रहा है। ठीक है, ये मेरा फेवरेबल बैलेंस है, प्लस प्लस है ना। ये डेबिट बैलेंस दिखा रहा होगा, क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा होगा। चेक इशूड बट नॉट पेड, मैंने एक कस्टमर को, कस्टमर नहीं बोले, मान के चलो क्रेडिटर को 2,000 रुपये चेक काट के दे दिया, तो मेरे में तो 8,000 दिखा रहा होगा, बैंक में अभी भी 10,000 के 10,000 दिखा रहा होगा। क्यों, चेक इशू कर दिया, बस उसने चेक इशूड बट नॉट, चेक चली गया लेकिन भुगतान नहीं किया गया, अभी पेमेंट नहीं हुआ है, बट नॉट पेड। तो देखो ये क्या पूछ रहा है, द रीजन फॉर अपीयरेंस ऑफ लेस बैलेंस इन बैंक पासबुक। तो बैंक में तो यहाँ पे 2,000 ज्यादा दिख रहा है, तो ये तो 2,000 ज्यादा दिखने का कारण है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। पेमेंट डायरेक्टली रिसीव्ड बाय द बैंक, मेरा एक डेटर था, मेरे को पैसा देना था उसको, वो मेरे को देता। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने डायरेक्ट मेरे खाते में 2,000 जमा करा दिया, तो मेरा 12,000 दिख रहा होगा अभी भी। सॉरी सॉरी, इधर नहीं, उसने डायरेक्ट खाते में जमा कराया ना, बैंक में जमा कराया, तो इधर 2,000 रुपये डायरेक्ट बढ़ के दिख रहा होगा 12,000 रुपये, हाँ कि ना। ठीक है, और मेरा खाता अभी भी 10,000 दिख रहा है। तो ये बताओ इसमें क्या पूछा है, लेस बैलेंस, बैंक पासबुक कम बैलेंस दिखाएगा, अभी भी देखो 2,000 रुपये बैलेंस ज्यादा दिखा रहा है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक और इंटरेस्ट चार्ज, पेमेंट डायरेक्ट कर दिया गया, कैसे, अरे मेरा कोई उधारी रहा होगा, ईएमआई वगैरह कुछ पटाने का होगा, या बैंक कुछ चार्ज ले ली होगी, तो उसने काट दिया 1,000 रुपये, काट दिया, मेरे को पता ही नहीं चला है, 9,000 रुपये मेरा बैलेंस दिख रहा है, तो मैं तो अभी 10,000 ही मान के चलूंगा। अब देखो कम बैलेंस दिख रहा है, तो ये मेरा आंसर हो गया सी। इंटरेस्ट अलाउड बाई बैंक, कुछ एफडी का इंटरेस्ट डाल दिया, कुछ सेविंग अकाउंट का 1,000 रुपये इंटरेस्ट डाल दिया, 11,000 दिख रहा है, लेकिन मेरे को मालूम ही नहीं चला है, तो इसमें केस में भी ज्यादा दिखेगा, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, 56 का सी। कंसेप्ट इसलिए बताते चलता हूँ दोस्त, क्योंकि यही बेस बनाता है। हूबहू ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, और इससे थोड़ा मिलता जुलता भी आ गया तो आप बना पाओगे ना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज है, देखो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपन बनाते हैं, पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें प्रॉफिट या लॉस दिखता है। पीएनएल अकाउंट जैसे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है ना, तो उसमें प्रॉफिट की जगह सरप्लस दिखेगा, लॉस की जगह डेफिशिएंसी दिखेगा। 57 का ए। जॉइंट वेंचर बिजनेस इज गवर्न बाई, जॉइंट वेंचर बिजनेस गवर्न होता है, देखो जॉइंट वेंचर बिजनेस शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप है, उसमें समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से
सारे एक्ट लागू हो सकते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी लागू हो सकता है 1872 का, पार्टनरशिप एक्ट भी लागू हो सकता है 1832 का, 1872 1882 है, एक बार देख लेना। सेल ऑफ गुड एक्ट सब लागू हो सकता है। तो ऑल ऑफ द वो आंसर है। व्यापम ने भी आंसर ये लिया और यही आंसर है, सही आंसर है। ये मत सोच लेना कि ज्वाइंट वेंचर है तो पार्टनरशिप का कैसे लग जाएगा। कंपनी एक्ट दिया रहेगा ना, तो कंपनी एक्ट भी आप इसको आंसर ले सकते थे। ठीक है, कंपनी एक्ट भी आंसर ले सकते थे। बैलेंस शीट शोज, बैलेंस शीट क्या शो करता है? प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल पीरियड। बैलेंस शीट देखो फाइनेंशियल पोजीशन ऑन अ पर्टिकुलर डेट, ये पीरियड नहीं होता। देखो प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो, पूरे साल भर का खर्च है, पूरे पीरियड का खर्चा है। बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट में स्थिति दिखाता है हमारी कंपनी का, फाइनेंशियल पोजीशन ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ये मजेदार क्वेश्चन है, 60वां क्वेश्चन देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। भले ये किसी दूसरे चैप्टर का कंसेप्ट हो, लेकिन हम लोग ना जो बेसिक अकाउंट्स में हम लोग सीखे हैं उसी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे देखो समझिएगा बात को, मैंने कुछ क्रेडिट सेल किए होंगे, मैं कोई माल बेचता हूँ, क्रेडिट सेल किया होगा। पिछले साल मैं शुरुआत में देख रहा हूँ कि पिछले साल कोई सामान बेचा था, उसका कुछ पैसा लेना है। तो पहले का उधारी, आम भाषा में लिख रहा हूँ, पहले का उधारी, जिसको मैं ओपनिंग डेटर बोल देता हूँ। पहले का उधारी है मेरे पास, 50,000 रुपये पहले से उधारी दिख रहा है। लोग मेरे को देंगे, मैं नहीं दूंगा, लोग मेरे को देंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कर लिया, इस साल और सेल कर लिया, न्यू क्रेडिट सेल। न्यू क्रेडिट सेल मतलब इस साल न्यू क्रेडिट सेल। न्यू क्रेडिट सेल किया मतलब इस साल कुछ क्रेडिट सेल किया, कितने का, 1,00,000 रुपए क्रेडिट सेल ना। तो अब ये पैसे भी मेरे को मिलने वाले होंगे, है ना। तो मेरे टोटल, अभी मैं बैड डेट को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ इस पार्ट को समझाने के लिए। तो 1,50,000 रुपए का मेरे को पैसा मिलने का है ना, 1,50,000 रुपए पैसा मिलने का है। अब मैं देख रहा हूँ आखिरी में उधारी कितना दिख रहा है, आखिरी में उधारी कितना बचा हुआ दिख रहा है, क्लोजिंग डेटर कितना दिख रहा है। वो बोले मात्र 25,000 रुपए। तो ये 1,00,000 1,50,000 रुपए से 25,000 कैसे हो गया? कहीं ना कहीं ये जो 1,50,000 में 25,000 घटा रहे हो, 1,25,000 रुपए, ये मेरे को ना कैश रिसीव दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है ये? कैश रिसीव दिखा रहा है। समझ आ रही बात? मेरे कहीं कहीं डेटर लोग मेरे को पैसा पटा दिए होंगे, बैड डेट को छोड़ दिया जाए तो। ठीक ऐसे ही समझ लो, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इज 50,000 रुपए। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इज 50,000 रुपए। मान के चलो 50,000 रुपए मेरे को जैसे इसमें हमको 1,25,000 रुपए कैश मिल गया साल के दौरान, वैसे यहाँ पे 50,000 रुपए मिला। ये जोड़ घटा के कितना मिल गया? 50,000। अभी अपन पूरा ऊपर से कैलकुलेट करेंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर इज 8,000 और बिगिनिंग वाले में 6,000 था। तो जैसे ओपनिंग डेटर 6,000 शुरुआत, 50,000 यहाँ पे शुरुआती में था, वैसे यहाँ पर कितना है? 6,000 शुरू में मेरे को सब्सक्रिप्शन लेना है। फिर साल में कुछ और मैं क्या किया हूँ, साल में और क्रेडिट सेल किया हूँ, वैसे इधर मेरे को क्या निकालना है? इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन विल बी। ठीक है, इनकम। तो ये मेरा जो इनकम है बीच वाला, वो क्या मान के चल रहा हूँ, कोई नया इनकम मेरे को इस साल का है तो वो न्यू लेके चल रहा हूँ। ठीक है, और क्या करने का है मेरे को? माइनस करना है, माइनस क्या करूंगा? जैसे इधर क्लोजिंग डेटर माइनस किया, वैसे इधर एट द एंड ऑफ द ईयर 8,000 रुपए है ना, उस 8,000 को माइनस कर दो, तब जाके 50,000 मिलना चाहिए मेरे को। इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो और कुछ नहीं। ये देखो इस टाइप का लिख दो तो ज्यादा अच्छे समझ आएगा। 6,000 प्लस ये जो इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन है इस साल का, जैसे मैंने क्रेडिट सेल निकाला है, बस वैसे ही एक्स मान लिए, इसको न्यू वाले को एक्स मान लिए, माइनस 8,000 डिवाइडेड बाई 50,000। तो एक्स बराबर ये 6,000 माइनस 8,000 माइनस 2,000 रहेगा, उधर जाएगा ये प्लस 2,000 हो जाएगा। तो 50,000 प्लस 2,000 ये कितना आ गया जी? 52,000 आ गया। आंसर आपका क्या? 52,000। अकाउंट्स आर मेंटेन इन सिंगल एंट्री सिस्टम, नॉमिनल एंड रियल, कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अकाउंट्स आर मेंटेन इन सिंगल एंट्री सिस्टम। जैसे देखो हमारे यहाँ भी अब हम एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं, कोई डबल एंट्री सिस्टम तो बना नहीं रहे। एक तो कैश बुक एक रजिस्टर है, जितना पैसे आते जा रहे हैं ना उसको मेंटेन करते चलते हैं। एक रिसिप्ट है, बिल वगैरह देने का काम करते हैं। कोई ऑफलाइन पैसा दिया, चेक से डाला, जैसे भी ऑफलाइन स्टूडेंट का, ऑफलाइन क्लास की बात बता रहा हूँ, तो उसमें बिल फाड़ के दे दिया है और उसी से देख के एक रजिस्टर को मेंटेन कर ले कि किस दिन में क्या क्या पैसा मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक कैश बुक जैसा हो गया। और एक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट क्या? जितने स्टूडेंट उसका एक लिस्ट है,
एक एक नाम है, उस किसी ने पहले इंस्टॉलमेंट दी है, किसी ने बोला अरे 18,000 एक साथ नहीं दे सकती, 12,000 दे रही हूँ, बाकी 6,000 कम दूँ, कल दूँ, 1 महीने बाद दूंगी, बोले ठीक है। तो एक पर्सनल अकाउंट अलग अलग मेंटेन कर लिए, रोहन, सोहन, मोहन, गीता, रीता, सीता का। तो कैश बुक और पर्सनल अकाउंट ये सिंगल एंट्री सिस्टम में आमतौर पर मेंटेन किया जाता है। सरेंडर वैल्यू ऑफ जेएलपी पॉलिसी आर सोनी। सरेंडर वैल्यू मतलब क्या, जैसे मैं कल भी इसके बारे में चर्चा किया था लाइव क्लास में। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी मतलब 3-4 लोग पार्टनर है, डर है कि कोई मर गया तो भैया हमको पैसे, जैसे पर्सनल के लिए लाइफ इंश्योरेंस लेते हो नहीं, कोई पार्टनर ही पड़ गया तो काम हम डिस्टर्ब हो जाएगा, उसके लिए कंपनसेशन के रूप में अपन पॉलिसी ले रहे हैं, समझ लो, ठीक है। तो कोई मर गया तो मैच्योरिटी अमाउंट तो मिलता ही है, जो फाइनल अमाउंट है पॉलिसी का अमाउंट वो तो मिल जाएगा। लेकिन नहीं मरे हैं, मान के चलो मैं लगातार 2 साल तक उसका प्रीमियम पटा दिया, 2 साल का प्रीमियम पटाया तो हूँ, अभी कोई आदमी मरा नहीं है, लेकिन मेरे को पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो मैं वो इंश्योरेंस वाले जाके पूछ रहा हूँ कि भैया मैं 2 साल तक प्रीमियम तो पटाया हूँ, कुछ तो प्रीमियम पटाऊंगा, अगर मैं इस पॉलिसी को सरेंडर करना चाहूँ, मतलब मैं नहीं लेना चाहूँ, तो मेरे को कुछ पैसा मिलेगा? बोले मिल जाएगा, जो भी कम ज्यादा पैसा चार्ज काट के। बोले ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, सरेंडर वैल्यू। तो एसेट है, एक प्रकार का एसेट साइड है, क्योंकि मैंने जो खर्चा वगैरह कर दिया तो कटा दिया अपन, लेकिन अब वो सरेंडर वैल्यू मेरे लिए एक एसेट के रूप में है, अगर आज के आज मैं इसको सरेंडर करवा देता हूँ तो मेरे को पैसे मिल जाएंगे। तो एसेट साइड में दिखता है, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ट्रायल बैलेंस जब टैली नहीं होता, सस्पेंस अकाउंट भूल चूक खाता, भूल चूक माफ। द एंट्री ऑफ डिसऑनर ऑफ एंडोर्स चेक इज मेड इन। देखो सबसे पहले तो आप एंडोर्स, ये अच्छा एंडोर्स चेक बोला, एंडोर्स चेक मतलब मेरे को चेक मिला, मैं किसी और को पकड़ा दिया। एंडोर्स चेक मत करो, पहले आप एंट्री सीखो कि नॉर्मल चेक मिलता है और डिसऑनर हो जाता तो क्या। जैसे मेरे को राम ने पैसे दे दिए, तो मैंने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम कर दिया, हाँ कि ना, जब पैसे मिले। लेकिन तो मैं तो एंट्री कर लिया, लेकिन जब उस चेक को मैं बैंक में जमा कराने गया तो मालूम चला कि बदमाशी कर दिया हो, डिसऑनर हो गया। तो मैं राम को फिर से, ये बैंक तो मेरे को जो डेबिट पैसा मान के चल रहा हूँ उसको वापस से क्रेडिट करना पड़ेगा, और राम को फिर से अपन लायबल करेंगे, तो राम को डेबिट कर दिया, राम डेबिट टू बैंक अकाउंट, राम डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्लियर है क्या। तो ये एंट्री बनता है ना। लेकिन ये कब की स्थिति है, जब नॉर्मल चेक डिसऑनर हो जाए, नॉर्मल चेक डिसऑनर हो जाए तब की स्थिति। लेकिन मैं क्या करता हूं, मेरे को बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, ये मैंने किया, ठीक है। अच्छा एक और एंट्री बनाता हूं, ये तो चेक डिसऑनर हो गया, कब, जब मुझे पैसे मिले थे और चेक डिसऑनर हो गया। मान चलो सेम एंट्री में करता सोहन, सोहन को मैं चेक देता, तो सोहन अकाउंट डेबिट, सोहन डेबिट टू क्या होता, सोहन डेबिट टू बैंक अकाउंट होता, सोहन अकाउंट डेबिट, सोहन डेबिट टू बैंक अकाउंट होता कि नहीं होता, हाँ होता सर, ठीक है। अब वो डिसऑनर हो जाता, तो फिर सोहन बोलता कि भैया तुम्हारे खाते में वापस पैसे हो गए होंगे, बोला ठीक है यार चलो बैंक अकाउंट डेबिट, और मैं सोहन को फिर से खड़ा कर देता, ठीक है, टू सोहन, बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन, ये एंट्री होता, हाँ कि ना। अब ये ना दोनों का मर्ज है, दोनों का मिक्सचर है, कैसे दोनों का मिक्सचर है समझ लो, समझ लो यही जो राम से मुझे पैसे मिले, राम से मुझे पैसे मिले, उसको मैंने क्या कर दिया, जो राम से पैसे मिले वो मैंने सोहन को पकड़ा दिया, किसको पकड़ा दिया, सोहन को पकड़ा दिया। फिर चेक डिसऑनर हो गया, तो मैं अपने लिए भी एंट्री कर रहा हूँ, सोहन के लिए भी एंट्री कर रहा हूँ। तो ये दोनों का जो मिक्सचर है ना, वो क्या दिखेगा पता है, बैंक डेबिट और बैंक क्रेडिट तो कट जाएगा, एक्चुअल में नलीफाई एंट्री राम, यानी नेट एंट्री क्या दिखेगी, राम टू सोहन, ठीक है, राम टू सोहन दिखेगा, और यहाँ पर द एंट्री ऑफ डिसऑनर ऑफ एंडोर्स चेक इज मेड इन, राम टू सोहन वाला एंट्री होगा, और कोई दूसरा ऑप्शन मेरे को दिख ही नहीं रहा, कैश बैंक का कोई रोल ही नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो नन ऑफ द इज बेस्ट आंसर इसका, ठीक है, 64 का डी। 65वां क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सपेंस कैलकुलेट डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ एक्स इंस्टीट्यूशन, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस निकालना, प्रत्यक्ष खर्चे निकालना, ठीक है। तो देखो आपको एक कंसेप्ट मालूम है, फॉर्मूला मालूम है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अभी फिलहाल ये क्वेश्चन में ना डायरेक्ट एक्सपेंस ना देकर अदर डायरेक्ट एक्सपेंस लेना था, लेकिन मैंने बोला देखो आपको ऑप्शन के हिसाब से ना कभी कभार एज्यूम करना पड़ता है कि क्वेश्चन में ये बोला गया होगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज हो सकती है कभी गलत हो जाए, एग्जैक्ट लैंग्वेज जो आंसर को लाने के लिए जरूरी है वो यूज ना किया जाए, लेकिन आपको एज्यूम करना है ये क्वेश्चन में होगा। जैसे बोलते हैं ना कभी साला कॉस्ट पे 25% है कि सेल्स पे 25% है प्रॉफिट मार्जिन, वो दिया ही नहीं है, क्या लोगे आप, फिर वहाँ ऑप्शन के हिसाब से आपको एज्यूम करना पड़ता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मेरा कितना है, ओपनिंग स्टॉक मेरा है 30,000 रुपये दिख रहा है, ठीक है, प्लस परचेज कितना दिख रहा है 90,000, माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना दिख रहा है 25,000, और ये प्लस में डायरेक्ट एक्सपेंस लिख रहा हूँ, है ना। और ये बराबर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मेरे को दिया क्या नहीं दिया, लेकिन सेल 2,40,000 दिया और ग्रॉस प्रॉफिट 25% दिया हुआ है।
अगर सेल 2,40,000 है और ग्रॉस प्रॉफिट सेल पर 75% है, 75% यानी कि 1/4 यानी कि 60,000, तो बचा 3/4 यानी कि 75% यानी कि 1,80,000 मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगा। डायरेक्ट 75% भी निकाल सकते हो 3/4 करके, है ना। 1,80,000 मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया। कैसे निकाला? ग्रॉस प्रॉफिट सेल 25% 60,000 आएगा, ये 60,000 आएगा, 60,000 को घटा दिया, सेल में प्रॉफिट को घटा दो, क्या आ जाएगा? कॉस्ट आ जाएगा 1,80,000। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस मैं इधर ही रखा और इधर पूरा कैलकुलेशन कर दिया। 1,80,000 90 + 30 1,20,000 माइनस 25,000 1,95,000 आया। चलो इसको मैं ना ऐसे कर देता हूँ, 1,20,000 को इधर ला के माइनस कर दिए और ये -20,000 ये क्या हो गया? 25,000 हो गया। ये बराबर डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, है ना। तो 1,20 माइनस 1,80 माइनस 1,20 60,000 हो गया, 60 + 25 85,000। मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया आंसर 85,000, लेकिन 85,000 ऑप्शन में है नहीं, 25 45 55 और 35 ये दिया हुआ है। तो अब मेरे को मान के चलना पड़ेगा डायरेक्ट एक्सपेंस ना बोल के अदर डायरेक्ट एक्सपेंस पूछ रहा है, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आता है। तो 30,000 रुपए इसमें अगर आप मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस का घटा दोगे तो 55,000 रुपए ये अदर डायरेक्ट एक्सपेंस दिया गया है। ठीक है, क्लियर है क्या? चलो, क्लोजिंग एंट्रीज आर दोज विच आर पास्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। क्लोजिंग एंट्रीज आर दोज विच आर पासेस एट द एंड ऑफ द ईयर। जैसे देखो, समझना बात को, मान के चलिए मैं रेंट पटा दे रहा हूँ, ठीक है, रेंट पटा रहा हूँ, तो अपन क्या लेते हैं? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना, ये एंट्री करते हैं। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मैंने रेंट पटा दिया, लेकिन भाई साल के अंत में इसको प्रॉफिट है लॉस है वो दिखाऊंगा ना, बताऊंगा, कहीं कहीं प्रॉफिट लॉस में रिकॉर्ड तो करूंगा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट करूंगा कि नहीं करूंगा? बिल्कुल करूंगा सर। तो ये जो क्लोजिंग एंट्री इसको क्लोज कर रहा हूँ, इसका खात्मा कर रहा हूँ, वो साल के अंत में ही कर रहा हूँ मैं, है ना, एट द एंड ऑफ द ईयर। रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ, याद रखना। अभी देखो ये बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को देखते ना कंफ्यूज जाते हैं। रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व दोनों अलग अलग चीज है। क्या बोल रहा हूँ? रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व दोनों अलग अलग चीज है। रिजर्व कैपिटल कैपिटल रिजर्व दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। रिजर्व कैपिटल क्या होता है भैया? वो पैसा है जो हम नॉर्मल ऑपरेशन के लिए नहीं मंगाते हैं। इट इज टू बी कॉल्ड अप ओनली ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। जब कंपनी का समापन करेंगे तभी पैसे मंगाने, उसको अपन रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल रिजर्व की बात नहीं हो रही, रिजर्व कैपिटल की बात हो रही है, ठीक है। तो 67वें का आंसर डी है। बैंक रिकंसिलिएशन प्रिपेयर्ड बाय, जैसे मेरा खाता है योगेन साहू क्लासेस है, तो योगेन साहू एंटरप्राइजेस या इंस्टीट्यूशन या बिजनेस या कंपनी वो बनाएंगे, मैं बनाऊंगा अगर मेरा मैच नहीं खा रहा मेरा। क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक पासबुक मीन्स, ये बैंक बैलेंस है यानी कि फेवरेबल बैलेंस है। आप देखना ना, आपके खाते में पैसे आएंगे तो योर बैंक बैलेंस इज क्रेडिटेड, योर बैंक इज क्रेडिटेड विद दिस अमाउंट, ऐसे लिखा देता है। तो क्रेडिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस है, मतलब हमारे पास बैंक में बैलेंस है। डेबिट होता है मतलब पैसे कट जाते हैं, डेबिट बैलेंस होता तो ओवरड्राफ्ट हो जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन करंट एसेट्स, 60 दिन में मेरे को पैसे मिलने वाले डेटर के रूप में, बिल्स रिसीवेबल के रूप में, ये होगा करंट एसेट है। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है, ये भी करंट एसेट है 4-5-6 महीने के लिए। इंटरेस्ट ऑफ 500 विद कैशियर, ये मेरे को एक्रूड वर्जन है, यानी कि मिलेगा, अभी कैशियर है देगा अभी वो पैसे मेरे को, ये भी मेरा करंट एसेट है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ये करंट एसेट नहीं है, ये फिक्टिशियस एसेट का पार्ट है। चलो, द कैपिटल ऑफ अ सोल ट्रेडर वुड चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ, देखो सोल ट्रेडर का कैपिटल कैसे चेंज होगा समझना। कैपिटल में कब कब परिवर्तन आता है? कैपिटल मेरा 50,000 रुपये कैपिटल था, ओपनिंग कैपिटल, साल के अंत तक मैंने 10,000 रुपये और प्रॉफिट कमाए, तो अब मेरा 50,000 प्लस 10,000 60,000 के रूप में कैपिटल दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा? तो कैपिटल कब कब कौन कौन से केस में चेंज होगा? अगर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लॉस होता है तो कैपिटल घट जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा। उसने चेंज की बात की ना, चेंज बढ़ रहा है घट रहा है उसको नहीं चेंज। तो प्रॉफिट होगा तो चेंज होगा, लॉस होगा तो चेंज होगा। मैं और एडिशनल कैपिटल जोड़ देता हूं, और एडिशनल कैपिटल जोड़ देता हूं तो मेरा प्रॉफिट चेंज होगा। मैं ड्राइंग कर लेता हूं, पैसा निकाल लेता हूं तो मेरा कैपिटल चेंज होगा। तो समझना इस केस में वेजेस बीइंग पेड इन कैश, तो एंट्री क्या बनेगी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये कहीं ना कहीं ये फिर आगे चल के मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको ट्रीट करूंगा कि नहीं करूंगा? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू वेजेस करूंगा कि नहीं करूंगा? करूंगे सर बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये मेरे एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो मेरा क्या होगा? प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा मतलब मेरा कैपिटल बदल जाएगा। तो यही आंसर ए है, वेजेस बीइंग पेड इन कैश। बोले सर बाकी में नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा, देखो कैसे। रॉ मटेरियल बीइंग परचेज्ड ऑन क्रेडिट, उधारी में लिए, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, एक तरफ मेरा एसेट दिख रहा है दूसरे तरफ मेरी लायबिलिटी बढ़ गई। क्रेडिटर बीइंग
पेड हिज अकाउंट बाय चेक, तो क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट, भले एसेट मेरा कम हो गया लेकिन लाइबिलिटी भी कम हो गई, कैपिटल हूबहू वैसे ही रहेगा। फिक्स्ड एसेट बीइंग परचेज्ड ऑन क्रेडिट, फिक्स्ड एसेट टू वेंडर या क्रेडिटर अकाउंट, ये मेरा एंट्री बनेगा, तो एक तरफ फिक्स्ड एसेट आ भी गया और एक तरफ मेरी लाइबिलिटी भी खड़ी हो गई, तो एसेट लाइबिलिटी बराबर हो गई, क्वेश्चन बराबर हो गया, ये पहले वाला ही आंसर इसका सही होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रिलेशन कंसेप्ट अकाउंटिंग विल बी डन व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड, जैसे देखो सेल कब माना जाएगा, जब भैया सामान पहुंच जाए, डिलीवर हो जाए और कस्टमर उसको रिसीव कर ले, है ना, डिलीवर्ड एंड रिसीव्ड, ठीक है। जैसे आप अमेजोन से मंगाते हो ना, तो डिलीवर दिखाता है और रिसीव्ड भी दिखाता है, मतलब किस पर्सन ने रिसीव कर लिया, तो 72 का आंसर सी होगा, गुड आर डिलीवर्ड। द सेट ऑफ अ कंपनी फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में बी क्लासिफाइड एज करेंट एसेट एंड नॉन करेंट एसेट, द सेट ऑफ कंपनी फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में बी क्लासिफाइड एज करेंट एसेट एंड नॉन करेंट एसेट, पढ़ते हैं फिक्स्ड एसेट और करेंट एसेट में, या करेंट एसेट या एनसीए, है ना, तो ऑप्शन सी। 74वां क्वेश्चन का आंसर देखो, डैश इज नोन एज फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, इसको प्यार से मैं लुका पचोली बनाता हूँ, पचोली पकोली पसियोली, जो बोलना है बोलो, है ना, पेसियोली लुकस पसियोली, ठीक है, तो लुका भैया ये फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम बोले आते हैं, याद रहेगा। मैनेजर गेट्स 5% कमीशन, देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये जब हम 11 12 में पढ़ते थे तो ये बहुत फंसाता नहीं, समझ नहीं आता था, ठीक है। अभी मैथ्स पढ़ने की वजह से आसान लगता है मेरे को, उस टाइम डिफिकल्ट लगता था, लेकिन देखो इसको कैसे करना है बताओ। मैनेजर को 5% कमीशन देना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब 5% नेट प्रॉफिट पे देना है, लेकिन नेट प्रॉफिट कैसे, उसके खुद के कमीशन को काटने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचता। अब बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट 48,000 और एक्सपेंसेस ऑफ इनडायरेक्ट नेचर अदर देन मैनेजर कमीशन आर 6,000, मतलब 48 में से 6 घटा दूं तो मेरे पास 42,000 रुपए और प्रॉफिट बच रहा है, इसमें मेरे को कमीशन देना है, इसका मैनेजर का कमीशन जो 5% है, जिसका कमीशन मैं एक्स रुपीज मान लेता हूँ, कितना मान लेता हूँ, एक्स रुपीज, तो ये माइनस एक्स हो गया। अब ये आया मेरा नेट प्रॉफिट, तब ये आया नेट प्रॉफिट कितना, 42,000 माइनस एक्स, ये मेरा नेट प्रॉफिट है, जबकि एक्स क्या है, एक्स मैनेजर का कमीशन है, समझिए बात। तो ये मैनेजर का कमीशन कितना मिलेगा, ये एक्स मैनेजर का कमीशन है ना, तो उसने बोला नेट प्रॉफिट में देना है आफ्टर चार्जिंग सम कमीशन नेट प्रॉफिट, तो 42,000 जिसमें ये नेट प्रॉफिट आ चुका है भैया, उसका कमीशन भी घट गया है, तो दरअसल इसको कैसे करते हैं, एक्स की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, इसका कमीशन कैसे बनेगा, जो नेट प्रॉफिट है जिसमें उसका खुद का कमीशन घट चुका है, यानी कि 42,000 माइनस एक्स, इसका 5% यानी कि 5/100, ये एक्चुअल इसका कमीशन है। इसको सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करोगे, 5 से ये 20 बार में कटेगा, ये 20 को मैं इधर भेज दूं क्या, तो ये 20x बच जाएगा, और ये हो जाएगा 42,000 माइनस एक्स, ये माइनस एक्स उधर जाके कितना हो जाएगा, 20x प्लस एक्स, और ये 42,000, ये 21x बराबर 42,000, ये x बराबर 42,000 डिवाइड बाई 21 यानी कि 2,000, ये आंसर मेरा आ गया 2,000। बोले इतना लंबा चौड़ा करवा दिए, ये मैथ्स के हिसाब से बनाया है, आपको ये बताया गया होगा कि 48,000 में 6,000 घटाओ, 42,000 रुपये बच रहा है ना, उसका कमीशन कैसे कैलकुलेट करोगे, 5% है, बस 5 डिवाइड बाई 100 ना करके 100 प्लस उसका कमीशन का रेट जोड़ देना, यही बताया होगा, यही बताया गया होगा, ये भी कर सकते हो जो आपको ईजी पड़ जाए, मैं यहाँ पे कंसेप्ट आपको बता दिया, 5 डिवाइड बाई 105, तो ये 21 से ही डिवाइड किया, मैं भी देखो 21 से ही आखिर चल के यही डिवाइड हुआ, ठीक है। तो ये भैया पूरा ऑडिटर वाला जो 2022 का एग्जाम था वो पूरा खत्म हो गया, उसका पीवाईक्यू हम लोग कवर कर दिए। ये यूट्यूब पे मैं पीवाईक्यूज के नाम पे ये 2 वीडियोस को डाल रहा हूँ, ठीक है। कोई बच्चा चाहेगा कि और पीवाईक्यूज को करना है पुराने जो एग्जाम में आए हैं, तो उसको मैं कोर्स में कराऊंगा, ठीक है, उसको अपन कल परसों में कर लेंगे, कल परसों नरसों में, जो और भी बहुत सारे पेपर हैं, है ना, अकाउंट्स के, तो उसको कर लेंगे। तो कोर्स में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, यूट्यूब पे एज अ डेमो मिल रहा है, हाँ यूट्यूब भी हालांकि तैयारी करने के लिए सफिशिएंट है, बट मैं चाहूँगा लास्ट टाइम में आप रिस्क मत लें, ये कूपन कोड को अप्लाई करें, हेल्पलाइन नंबर भी बता दे रहा हूँ, बाजू में डिटेल भी दिख रहा होगा कोर्स का, 8770123687, ये हेल्पलाइन नंबर है, कूपन कोड है SPC40, अप्लाई करिए आप, ठीक है। 1-2 मार्क्स से ही बच्चा चूक रहा है, 2-3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स से चूक रहा है, जो या तो एकदम नहीं पढ़ा है या एकदम पढ़ा है बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है, उनके बीच में ऐसे लोग हैं जो मीडियम रेंज पे है, 80 मार्क्स ला रहे हो। जनरल कैटेगरी तो भैया मैंने बताया ना 18 पोस्ट ही है जनरल मेल के लिए, आप मत सोचना 69 पोस्ट है, आपको 18 टॉप 18 में लेके आना है, तो थोड़ा सा भी चूक मत करिए। टेस्ट सीरीज भी दिलाते चलना, टेस्ट सीरीज का 1500 क्वेश्चन रट देना, कोर्स को भी पूरा खत्म कर देना, आपको और दूसरा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, जो दूसरा कुछ करा रहा होगा जो काम का होगा ना वो मैं भी करा दूंगा फाइनल में लास्ट में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।